हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ ज्योग्राफी विषय के PYQ पर चर्चा कर रहे हैं, जो किससे जुड़े हुए हैं, UGC नेट की परीक्षा से। ठीक है, तो NTA जो एग्जाम कंडक्ट कराता है UGC नेट का, उसमें भूगोल विषय के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी पेपर या किसी एग्जाम को देने से पहले कि आप उस पूरे एग्जाम के बारे में कितना जानते हैं, यानी आप उसके सिलेबस को ठीक तरीके से आपने उसे देखा है या नहीं, और दूसरी चीज कि आपने उसकी विगत वर्षों के प्रश्न जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपने हल किया है या नहीं। ठीक है, तो इसी कड़ी में इंपॉर्टेंट हो जाता है PYQ। हमने ये सीरीज शुरू की है कुछ दिन पहले ही। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था किस सेगमेंट के बारे में चर्चा करना, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के संबंध में। तो UGC नेट ने जियोमॉर्फोलॉजी से विगत वर्षों में जो भी प्रश्न फ्रेम किए हैं, जो प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो भी प्रश्न रहे होंगे आप उन्हें देख सकते हैं, YouTube पर आपको मिल जाएंगे। दृष्टि टीचिंग एग्जाम विजिट करिए और वो प्रश्न आप देखिए। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लिखा है, निम्नावलन। वलन की कौन सी अवस्था, जो नीचे की ओर हो, निम्न हो, नीचे हो। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है परपटी विभंजन, ऑप्शन बी है परपटी मुड़ना, ऑप्शन सी है निमज्जन और ऑप्शन डी है उन्मज्जन। ठीक है, यह प्रश्न जून 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे पहले पूछा क्या गया, किस क्रिया की वजह से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर निम्नावलन क्या है और निम्नावलन कैसे पैदा होता है। ठीक है, तो हमने इससे पहले वलन को लेकर चर्चा की है। हमने पढ़ा है कि कैसे पृथ्वी के अंतर्जात बल की वजह से स्थल पर या पृथ्वी की भूपर्पटी पर या धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और उन स्थलाकृतियों में वलन भी शामिल है ना। वलन को पढ़ते हुए हमने देखा कि कैसे जब पृथ्वी या किसी चट्टान पर, पृथ्वी की भूपर्पटी पर मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान पर दोनों दिशाओं से, ठीक है, दोनों दिशाओं से, ठीक है, सामने एक ही दिशा की ओर। अब देखिए इसमें एक दिशा यानी मान लीजिए ये चट्टान है पूरी, इस चट्टान में इस दिशा से और दूसरी दिशा से भी क्या कर रहा है, बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल, संपीड़न बल। इसे क्या कहेंगे हम, संपीड़न बल। तो संपीड़न बल दोनों दिशाओं से, चट्टानों में सेम ही, एक ही चट्टान में दोनों दिशाओं से जब संपीड़न बल कार्य करता है, तो इस संपीड़न बल की वजह से ये जो चट्टान है ये कुछ इस तरीके से मोड़दार या लहरनुमा रूप में या लहरनुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही लहरनुमा या मोड़ क्या कहलाते हैं, वलन कहलाते हैं। ठीक है, और वह वलन की बात करें तो वलन का जो बृहद रूप है यानी बड़ा वलन, बहुत बड़ी चट्टान में यदि बहुत ऊंचा या बड़ा वलन बनता है तो उसे कहते हैं समवलन। क्या कहते हैं इसे, समवलन। ठीक है, तो देखिए हमने चर्चा की किसके बारे में, संपीड़न बल की वजह से एक चट्टान में दोनों दिशाओं से जब बल कार्य करे तो इससे वलन की निर्मित होती है, वलन का निर्माण होता है। और यही वलन, अभी तो हमने बात की वलन के बारे में, वलन क्या है, वलन का निर्माण कैसे होता है, वलन का जो वलन के बारे में हमने चर्चा की, वलन का बृहद रूप क्या कहलाता है, समवलन कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए निम्नावलन क्या है, अब यही संपीड़न बल कार्य करेगा निम्नावलन में भी, लेकिन क्या होगी, लेकिन जो वलन बनेगा वो धरातल से नीचे की ओर धंसकर बनेगा। ठीक है, तो जब दोनों ओर से चट्टान में क्या कार्य करे, संपीड़न बल कार्य करे, और धरातल पर जो वलन की आकृति बनेगी वह नीचे धंसी हुई बनेगी, कुछ इस तरीके से नीचे धंसी हुई बनेगी। जमीन यानी क्या हो, या चट्टान या धरातल क्या हो, नीचे की ओर धंस जाए, तो इससे निर्मित वलन को निम्नावलन कहते हैं। इस प्रकार निर्मित वलन को क्या कहते हैं, निम्नावलन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसे डाउन वार्पिंग कहा जाता है। अब ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नीचे की ओर धंस गया है, नीचे की ओर इस वलन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है, वार्पिंग।
ठीक है, कि आखिर निम्नावलन का निर्माण क्यों हुआ। देखा हमने, धरातल या पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी, परपट्टी क्या हुई, मुड़ गई, क्या हो गई, मुड़ गई, इस पे क्या आ गया, मोड़ आ गया, ठीक है, घुमावदार आकृति हो गई है, देखिए, ठीक है, मुड़ गई, और इसी मोड़ को वलन कह दिया जाता है। यदि यह नीचे की ओर बना है, धरातल नीचे धंस गया है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, निम्नावलन कह देते हैं, ठीक है। तो यानी संपीड़न बल के कारण पृथ्वी के स्थलखंड नीचे की ओर धंस जाए और इस प्रकार से निर्मित वलन को हम निम्नावलन कहते हैं। और इसमें देखिए आपने क्या हुआ, यह हिस्सा क्या हो गया, मुड़ गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, परपटी मुड़ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन बनते हैं, परपटी के मुड़ने की वजह से निम्नावलन बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है, प्रश्न में नहीं है पूछा गया है, ठीक है। यह प्रश्न जून 2019 में फ्रेम किया गया था। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी क्या है, या परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी मेखला क्या है, या परिप्रशांत मेखला क्या है। देखिए इसी तरीके से प्रश्न, इसके अलग अलग शब्दों से इसे जाना जाता है, परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत ज्वालामुखी पट्टी, परिप्रशांत ज्वालामुखी मेखला, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो ये जो शब्द है रिंग ऑफ फायर, अमूमन इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि प्रश्न को मोल कर दिया जाए और ये समझा जाए कि अगर सामने वाले से ऐसे प्रश्न फ्रेम करें कि वो समझ ही ना पाए कि क्या पूछ रहे हैं, तब वो शब्द लिखेगा क्या, परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी, यानी वह क्षेत्र जहां पर पूरी दुनिया में जितने भी ज्वालामुखी आती हैं उसका लगभग 2/3 ज्वालामुखी क्षेत्र है। वह हिस्सा जहां पर सक्रिय और सामान्य सुषुप्त सभी प्रकार के ज्वालामुखी प्रवृत्तियां, भूकंप आदि आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 2/3 हिस्सा पूरी दुनिया के ज्वालामुखी के आने वाले जो जितने भी हिस्से उनमें लगभग 2/3 हिस्सा इसी पट्टी में, इसी मेखला में स्थित है। इस वजह से ये काफी प्रबल जोन माना जाता है ज्वालामुखी के लिहाज से। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ऑप्शन है एल्यूशियन द्वीप समूह, मिंडानाओ द्वीप समूह, अजोर्स द्वीप समूह और सखालिन द्वीप समूह, ठीक है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये द्वीप समूह कहां पर है, तभी आप बता पाएंगे कि कौन से द्वीप समूह रिंग ऑफ फायर या परिप्रशांत ज्वालामुखी मेखला में नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दिखाती हूं एक इमेज, और इस इमेज के जरिए हम आसानी से चीजें समझ पाएंगे। जैसे आपने ये वर्ल्ड मैप देखा, वर्ल्ड मैप में ये आपने देखा, ये ध्यान रखिए रिंग ऑफ फायर कहां से शुरू होता है। देखिए ये इस हिस्से से, हालांकि आर्कटिक से इसे माना जाता है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका, इसके पश्चिमी तट से शुरू होता है। उत्तरी अमेरिका इसके पश्चिमी तट से शुरू होता है, यहां से ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। और ग्लोब में ये हिस्सा कहां की ओर जा रहा है, एशिया की ओर मुड़ रहा है। अब देखिए एशिया में यहां, ठीक है, कहां पर, ये रशिया से, रशिया के किस हिस्से से आपने देखा होगा, कामचटका पेनिनसुला, कामचटका पेनिनसुला से कुछ इस तरीके से नीचे जापान की ओर आएगा, जापान के बाद ये फिलीपींस वाले हिस्से पर जाएगा, फिलीपींस से फिर ये इस तरीके से ये मुड़ेगा मलेशिया की ओर, ठीक है। ये पूरा जो हिस्सा है, जो कुछ इसकी आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी, ये ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहां से इस तरीके से जाएगा और वहां ऐसे मुड़ेगा। ये आकृति जो आप देख रहे हैं, ये जो रेंज पूरी आप देख रहे हैं, यही रिंग ऑफ फायर है, यही परिप्रशांत ज्वालामुखी मेखला है, ठीक है। इस हिस्से पर लगभग 2/3 से भी अधिक ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि आपके पास ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या इस परिप्रशांत पट्टी में स्थित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, उसमें ऑप्शन क्या है, एल्यूशियन द्वीप समूह, ठीक है, मिंडानाओ द्वीप समूह, अजोर्स द्वीप समूह और सखालिन द्वीप समूह। इसे हम अब मैप में देखते हैं, क्या ये द्वीप समूह इस मेखला में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और ध्यान रखिएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले यहां पर आएंगे
दक्षिण अमेरिका वाले हिस्से में, फिर आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ आप आएंगे उत्तर अमेरिका वाले हिस्से में, ठीक है। और इस पूरे रीजन को जब आप क्रॉस करते जाएंगे तो आपको जितने ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र हैं वे इस हिस्से में दिखाई देंगे, ठीक है। इस हिस्से में क्या होंगे, दिखाई देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए, इस वाले हिस्से में भी जितने ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र है वे यहाँ दिखाई देंगे, ठीक। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। इसके अलावा जापान के उत्तरी हिस्से में ये सखालिन आइलैंड, सखालिन द्वीप समूह है। जब आप इस रेंज में आएंगे तो आपको अपने ऑप्शन के लगभग द्वीप समूह मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने बात की एल्यूशियन द्वीप समूह की, ये वो द्वीप समूह है जो यूएसए में है, ठीक है, यानी अमेरिकी राज्य में स्थित है एल्यूशियन द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा। जब हम मिंडानाओ द्वीप समूह की बात करेंगे, मिंडानाओ द्वीप समूह फिलीपींस के दक्षिणी द्वीप समूहों में शामिल हो जाता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे सखालिन द्वीप समूह की, हमने देखा ये जापान के ठीक ऊपर वाले हिस्से में रूस से जुड़ा हुआ द्वीप समूह है, जिसे रूस का द्वीप समूह माना जाता है, सखालिन द्वीप समूह के नाम से इसे हम जानते हैं, आपने इमेज में इसे देखा भी, ठीक है। यहाँ ये सखालिन द्वीप समूह। जब हम बात करेंगे मिंडानाओ की तो ये फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में स्थित होगा। जब हम बात करेंगे एल्यूशियन की तो ये कहां पर स्थित होगा, ये अमेरिका में स्थित होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन की, हमारे प्रश्न में जो ऑप्शन है इसमें अजोर्स द्वीप समूह, अजोर्स द्वीप समूह रिंग ऑफ फायर या परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी में स्थित नहीं है, क्योंकि ये कहां स्थित है, ये स्थित है अटलांटिक महासागर वाले हिस्से में। इस इमेज में जब आप देखिए इस पूरे रीजन में ये स्थित नहीं है, इस पूरे रीजन में ये स्थित नहीं है, ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है अटलांटिक महासागर जो स्थित है उसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यहां पर अजोर्स आइलैंड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इमेज में। अजोर्स आइलैंड कहां पर स्थित है, यह स्थित है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। इमेज में सारी चीजें देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज के माध्यम से आपको चीजें जल्दी आसानी से याद होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, वह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था। हमारे पास ऑप्शन है WM डेविस, बी ऑप्शन है L अगासीज, सी ऑप्शन है W पैंक और डी ऑप्शन है AC रैमसे। यह प्रश्न दिसंबर 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, ठीक है। देखिए दो बार होता ही है एग्जाम यूजीसी नेट का, जून और दिसंबर। दिसंबर 2019 के प्रश्न पत्र में देखिए पूछा किसने दिया था, विचार किसने दिया था, तो किसी भी भूगोलवेत्ता, इनके विचार, इनकी पुस्तकें, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत की मुख्य बिंदु क्या है, किन अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों से प्रश्न फ्रेम किए गए हैं और हमने अभी लेटेस्ट प्रश्नों में भी देखा था, प्रीवियस जो हमने वीडियोस शेयर की हैं दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में, आप देखिएगा यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो इससे जुड़ी हुई हैं जिसमें हमने इस बारे में चर्चा की है कि यदि किसी वैज्ञानिक, किसी भूगोलवेत्ता, किसी भी थिंकर है ज्योग्राफी से रिलेटेड, उनसे जब प्रश्न पूछा गया है तो किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, उन्हें आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी ही सारी चीजें आप नोट करें, उनके कौन कौन सी उन्होंने बुक लिखी है, किस बुक में कौन सी बात कही है, किस के बारे में चर्चा की है, कितनी अवस्थाएं हैं, कौन से भौगोलिक चक्र के बारे में चर्चा की है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या है, प्रश्न में पूछा गया किसने विचार दिया था, क्या विचार था, विचार यह है, उन्होंने कहा था कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा क्या था, हिमाच्छादित था। उत्तरी यूरोप में अधिकांश हिस्सा हिम से ढका हुआ था। ये बात किसने कही है, ये बात कही है दरअसल L अगासीज ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा हमारे ऑप्शन के मुताबिक इन्होंने ही ये बात कही है। दरअसल 18वीं शताब्दी के आसपास कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने हिमाच्छादित क्षेत्र के बारे में चर्चा की या हिमयुगों के बारे में चर्चा की, लेकिन एक सिस्टमैटिक विचार लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास, ध्यान रखिए, एक सिस्टमैटिक विचार के रूप में जो बात निकलकर सामने आती है 19वीं शताब्दी के भूविज्ञानी रहे हैं लुई अगासिस, इसलिए इन्हें L अगासिस कहा जाता है, ठीक है। लुई अगासिस, लुई अगासिस ने सिस्टमैटिक तरीके से ये बात कही कि दरअसल यूरोप पहले
एक हिमयुग के रूप में जो उत्तरी यूरोप है उसके ऊपर पूरा हिस्सा पहले हिमाच्छादित था। उन्होंने कई सारे तथ्य इसमें उजागर किए और तथ्यों को उजागर करने के बाद इस कंसेप्ट पे पहुंचे लास्ट में कि जो उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा है वह पहले बर्फ से ढका हुआ था। उन्होंने कहा कि कैसे आल्प्स पर्वत या आल्प्स कहां पर है, आल्प्स पर्वत, आल्प्स वाला क्षेत्र, आल्प्स माउंटेन कहां पर है, यूरोप में है। ठीक है, तो सबसे पहले जब बहुत सारे विचार सामने आए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो यूरोप के लोग वहां निवास कर रहे थे, यूरोपीय लोगों ने कहा कि जो आल्प्स माउंटेन है, यहाँ की जो ग्लेशियर है वो क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। यानी इससे पहले ग्लेशियर और ज्यादा विस्तारित रही होगी और सिकुड़ते सिकुड़ते ऐसा देखा गया कि उत्तरी जो यूरोप है वहां पर हिमाच्छादन कम होता गया। तो पाया गया कि इसका मतलब कि एक हिमयुग ऐसा भी रहा होगा जब पूरी तरीके से उत्तरी यूरोप क्या रहा होगा, पूरा हिम से आच्छादित रहा होगा। तो इसके बारे में सिस्टमैटिकली यूरोप के लोगों के कहने के बाद बात सामने आई और इस पर अध्ययन किया किसने, लुई अगासिज ने 19th सेंचुरी के आसपास। ये आपको ध्यान रखना है, इसी के समय इन्होंने इस बारे में चर्चा की। इतना ही नहीं, लुई अगासिज ने अमेरिका के बारे में भी अपनी कुछ परिकल्पनाएं दी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमने अभी ये माना कि यूरोप में ऐसा हुआ था, ठीक है, लेकिन अपनी परिकल्पना के माध्यम से उन्होंने उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों के बारे में भी कहा कि इसका भी अधिकांश हिस्सा या महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा हिमनद बर्फ से ढके हुए थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने किसके बारे में बात की, उत्तरी अमेरिका के बारे में भी बात की कि उत्तरी अमेरिका की महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा किससे ढका हुआ था, हिमनद से ढके हुए थे। इन्होंने यह तक कहा कि जो हिमनद की जो पूरी मोटाई आप कह सकते हैं कि कितना हिमनद तक ये विस्तारित था, तो लगभग 2 मील मोटी। इन्होंने क्या कहा कि लगभग 2 मील मोटी परत से हिस्सा हिमनद से क्या था, ढका हुआ था। तो इनकी कई अवधारणाएं हैं जिसमें से प्रमुख अवधारणा इन्होंने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बारे में दी 19th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, एल अगासिस। आगे बढ़ते हैं। डेविस बैंक के बारे में हम सभी जानते हैं, भौगोलिक चक्र के बारे में इन्होंने बात कही, जो भू आकृतियां हैं उनकी अवस्थाओं के बारे में इन्होंने चर्चा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दिसंबर 2019 के प्रश्न में इसे पूछा गया था। ऑप्शन है निष्प्रभावित तटरेखा, ऑप्शन बी है संयुक्त तटरेखा, ऑप्शन सी है निमग्न ऊपरी भूमि तटरेखा और ऑप्शन डी है उन्मज्जित ऊपरी भूमि तटरेखा। रिया तट के बारे में हमने हमारे पिछले एपिसोड्स में भी चर्चा की है, 1-2 बार इस प्रश्न को और भी पूछा गया, यानी ये रिपीटेड प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न यानी आप समझिए कि आपको पीवाईक्यू पढ़ना कितना जरूरी है। हो सकता है कि कई बार प्रश्न रिपीट कर दिए जाएं और आपको वहां पर इसका आंसर पता हो यदि आपने विगत वर्षों के प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, रिया तट के बारे में हमने इससे पहले भी चर्चा की है। रिया तट दरअसल क्या है, किसी क्षेत्र से नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और बीच बीच में उच्च भूमियां स्थित हैं। क्या है, उच्च भूमियां स्थित हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, यहां से भी नदी प्रवाहित हो रही है, यहां से भी। यहां पर क्या है, सागर, सागर जल, या आप कह सकते हैं सागर महासागर, जहां पर जाकर नदी अंततः क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, अगर सागर तट, ये सागर तल क्या हो गया, ऊपर की ओर आ गया। ठीक है, सागर तल यदि ऊपर की ओर आएगा तो ये जल इन रास्तों से यहां भी भर जाएगा, यहां भी भर जाएगा। अगर ये जल इन रास्तों से यहां भर जाएगा, इसका मतलब कि जो उच्च भूमि है ये क्या होगी, यहां पर जल भरेगा। ठीक है, इस उच्च भूमि में क्या होगा, जल भरेगा। अब इस उच्च भूमि में जल भरने की वजह से ये जो ऊपरी हिस्सा है इस उच्च भूमि का, ये एक तट के रूप में कार्य करेगा और इसी तट को कहा जाता है रिया तट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पूछा गया रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो दरअसल आपने क्या देखा कि ये भूमि, ये हिस्सा क्या हो रहा है, जलमग्न हो रहा है। ठीक है, और जलमग्न के साथ ये जो उच्च भूमि थी यानी ऊपरी भूमि थी, ऊपरी भूमि क्या थी, ये तट रेखा के रूप में कार्य करने लगी। उच्च भूमि क्या हो रही है, तट रेखा के रूप में कार्य कर रही है। आप देखिए ऑप्शन में कहां पर लिखा है कि उच्च भूमि एक तो निमग्न हो रही है और यह तट रेखा के रूप में कार्य कर रही है। ऑप्शन में देखिए कहां पर है, निमग्न ऊपरी भूमि तटरेखा, ऑप्शन सी। तो ये निमग्न ऊपरी भूमि तटरेखा है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये जो उच्च भूमि यहां पर बनी हुई है यही दरअसल क्या है, रिया तट है। ठीक है, ये जो उच्च भूमि ऊपर हिस्सा बचा यही रिया तट के रूप में कार्य करता है।
अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए, कई बार डेफिनेशन के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और नदी में अपरदन भी होता है ना। तो नदियों द्वारा अपर्दित जो उच्च भूमि है, यहाँ पर उच्च भूमि है, यहाँ नदियां प्रवाहित हो रही हैं इनके बीच में ही, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी मान लीजिए, ठीक है, ये उच्च भूमि है, नदियां प्रवाहित हो रही हैं, और नदियां जो प्रवाहित होती हैं तो अपर्दित उच्च भूमि को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे ढक लेती हैं। अपरदन के साथ साथ ये अपने अवसादों का यहाँ जमाव कर देती हैं। अवसादें क्या हो गई, जम गए यहाँ पर। तो ये जो उच्च भूमि है, यहाँ बीच में क्या हो गया, धसाव की स्थिति बन गई। अब ये जो तट बचता है, इसके लिए ये तट रेखा रिया तट के रूप में कार्य करता है, यहाँ नदी अभी प्रवाहित होती है। तो आप इन्हें अलग अलग कंसेप्ट के रूप में समझ सकते हैं। ये हुआ क्या, रिया तट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, भू आकृतियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सी अपरदनी विशेषताएं हैं? अपरदन की विशेषताओं के संबंध में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को ध्यान से समझने की जरूरत है, यानी वे कौन कौन सी चीजें हैं जो अपरदन की विशेषताओं को दर्शाती हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, दिसंबर 2019 के प्रश्न पत्र में ही यह प्रश्न भी पूछा गया था। ऑप्शन है पहला ए, निश्चुरताश्म, प्राकृतिक लेवीस और स्टेक टॉलस, ठीक है, स्टेक और टॉलस अलग अलग है। बी, हिम जगुअर या डंग, गॉर्ज, घोलरंध्र। ऑप्शन सी, प्राकृतिक सेतु, पुलिन, हिमनद, मृदकटक, तारानुमा बालू, स्तूप। ऑप्शन डी, कछार, हिमोड़, हिमजगुअर, यू आकार की घाटी, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी मिल ही जाएगी जब आपको लगेगा कि ये अपरदन की विशेषताएं तो नहीं है, ठीक है। अब अपरदन कहाँ पाया जाता है, अनाच्छादन हमने पढ़ा है ना। अनाच्छादन की क्रिया में 3 चीजें शामिल हैं, अपक्षय, अपरदन और बृहदक्षरण, ठीक है। अपक्षय, अपरदन और बृहदक्षरण, ठीक है। देखिए, जब हमने अपक्षय के बारे में चर्चा की थी तो हमने पढ़ा अपक्षय एक स्थायी प्रक्रिया है। जैसे कोई शैल है, कोई चट्टान है, उन चट्टानों का विघटन एवं वियोजन। विघटन और वियोजन में क्या अंतर है, यहाँ चट्टानें भौतिक तापीय तरीके से भी विघटित होती हैं और रासायनिक तरीके से भी विघटित होती हैं, ठीक है। कई प्रकार की पद्धतियां कार्य करते हैं, ऑक्सीजन के माध्यम से, कार्बन के माध्यम से, जल के माध्यम से। तो चट्टानों का विघटन एवं वियोजन तापीय, भौतिक, रासायनिक तरीकों से, यानी यांत्रिक तरीकों से और रासायनिक तरीकों से भी होता है, ठीक है। उस प्रोसेस में जब चट्टानें टूटकर एक ही स्थान पर बिखर जाएं, चट्टानें टूटकर स्थान विशेष पर क्या हो जाए, बिखर जाए, उसे हम अक्षय कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय की प्रोसेस क्या है, पूरी एक स्थैतिक प्रक्रिया है, एक ही स्थान पर होती है। अब ये अपक्षय के बाद जो कण या पदार्थ, जो अवसाद यहाँ बिखर गए, इन अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरण होता है, स्थानांतरित होती हैं ये सारे अवसाद या पदार्थ, तो उस प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में अपरदनीय विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नदी के माध्यम से, भौमजल के माध्यम से, बहते हुए जल के माध्यम से, पवन के माध्यम से, हिमनद के माध्यम से, परिहिमानी के माध्यम से, बहुत सारी माध्यमों से क्या होता है, अपरदन होता है। इन्हें अपरदन के कारक कहा जाता है, ठीक है। अपरदन के कारकों या बात करें अपरदनी विशेषताओं के बारे में तो हिमजागुआर, यारडंग और गार्ज, घोलरंध्र, ये 4 अपरदनी विशेषताओं में शामिल हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। अब यदि आपसे पूछा जाए घोलरंध्र क्या है, तो चूने की चट्टानों वाले जो भी प्रदेश हैं उनमें घुलन की क्रिया होती है और उनके द्वारा जब सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास होता है तो उसे घोलरंध्र कहा जाता है। तो घोलरंध्र एक प्रकार के छोटे छोटे छिद्र हैं जो चूने की जो घुलन प्रोसेस है उसके माध्यम से छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए यारडंग क्या है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यारडंग, मान लीजिए कभी प्रश्न फ्रेम कर दिया गया, यारडंग के बारे में ही पूछ लिया गया। यारडंग क्या है, यारडंग यानी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात की जा रही है। तो जब मरुस्थलीय क्षेत्र में जब कठोर एवं कोमल किसी प्रकार की चट्टान है एकांतर, ठीक है, लंबवत एकांतर रूप में
यह लंबवत रूप में, ध्यान रखें, इसमें स्थित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वायु द्वारा कठोर चट्टानों की तुलना में जो कोमल चट्टानें होंगी, मान लीजिए कुछ कठोर चट्टानें हैं, कुछ कोमल चट्टानें, ठीक है, तो कठोर चट्टानों में वायु द्वारा जो अपर्दन होगा वो तो कम असर करेगा, लेकिन जो कोमल चट्टानें होंगी, जो मुलायम चट्टानें होंगी, उनमें कठोर चट्टानों की तुलना में अपर्दन कहाँ अधिक होगा, इनमें। और इसकी वजह से यहां मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से हैं, कुछ लंबवत हैं, यहां पर इनमें कठोर चट्टानों में अपर्दन नहीं हो रहा, लेकिन इसमें हो रहा, तो ऊबड़ खाबड़ सतह बन जाएगी इसकी वजह से इन चट्टानों की। क्यों, ये चट्टानें तो कोमल है, पवन के माध्यम से इनमें अपर्दन ज्यादा होगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होगा, तो यहां पर ऊबड़ खाबड़ जो सतह बन गई, अब उन इस ऊबड़ खाबड़ सतह को क्या कहा जाता है, इसी कहा जाता है यार्डन। ठीक है, आपसे पूछा जाए अगर कभी इसमें गार्ज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या है गार्ज, क्या है, तो गार्ज एक क्या है, गार्ज या कैनियन की यदि हम बात करें, ये वी शेप की स्थलाकृति है। ये क्या है, ये वी आकार की घाटी के ही रूप है। वी आकार की घाटी में हमने क्या कहा, एक गार्ज होता है, ठीक है, और एक कैनियन होता है। ठीक है, गार्ज क्या है, वी आकार की आकृति को हम गार्ज कह देते हैं, और जब यही आकार क्या हो जाए, विस्तृत हो जाए, बहुत बड़ी मात्रा में आपको दिखाई देने लगे, तो हम इसे क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। ठीक है, यदि अधिक गहरी और संकरी घाटी है तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक गहरी और संकरी घाटी है तो इसे हम गार्ज कहेंगे, और यही विस्तृत है तो इसे हम कैनियन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखी, इसके तरीके से हमने इन प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की, उन प्रश्नों को देखा हमने जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी PYQ। तो विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज को ऐसे ही और पढ़ने के लिए आप दृष्टि टीचिंग यूट्यूब जो चैनल है उसे विजिट करिए और सारे सेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक आप सभी रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।